नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। विधानसभा में आज नए नवेले विधायकों के प्रबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए सदस्यों को संसदीय आचरण का पाठ पढ़ाने। कई तरह की बातें हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास सुदीर्घ संसदीय अनुभव है, लिहाजा उन्होंने भी बताया कि क्या करें और क्या ना करें। जाहिर है कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो बताया ही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कुछ विपक्ष की मुश्किलें सदन के लोगों के सामने रखी। सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बात का ख्याल रखें कि चुनकर आने के बाद आप दल के बाद में होते हैं, पहले तो उस इलाके के हैं जहां से चुने गए हैं, लिहाजा उस इलाके की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही सवाल करें। आज बात करेंगे इसी बात की कि प्रबोधन तो ठीक है, क्या हमारे माननीय अपने इलाके की समस्याओं को उठाने में उतने जिम्मेदार हैं जितना अपेक्षित है। यह विषय इसलिए भी कि पिछली यानी 15वीं विधानसभा में आपको बता दूं, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक संभव है कि कुछ मामूली तथ्य यहां वहां हो सकते हैं, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट को मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। एक भी सवाल नहीं पूछने वालों के जो नाम थे वो थे मनोज चौधरी बीजेपी, माफ कीजिए हुकुम सिंह कराड़ा कांग्रेस, सुरेंद्र पटवा बीजेपी, कमलनाथ कांग्रेस, देव सिंह सरेयाम बीजेपी, डॉक्टर शिशुपाल यादव बीजेपी। सबसे अधिक सवाल पूछने वालों में दो विधायक बीजेपी की थे, रामपाल सिंह जिन्होंने 390 सवाल किए, उसके बाद यशपाल सिसोदिया जिन्होंने 387 सवाल किए। फिर बारी आई हीरालाल अलावा जिन्होंने 383 सवाल किए, इकलौते कांग्रेसी। उसके बाद के दो नाम यानी टॉप 5 में 4 नाम बीजेपी के थे, जो बाकी के 2 नाम थे वो उमाकांत शर्मा और राजेंद्र पांडे। तो सवाल यही कि सदन में विपक्ष करता क्या है। सवाल नहीं पूछकर क्या ये आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाके के स्कूल, अस्पताल और जो बाकी दीगर बुनियादी सुविधाएं हैं, जहां पुल पुलिया नहीं बनी, उनको लेकर सवाल करें? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि उन सवालों का बहुत तसल्ली बख्श न केवल जवाब दे बल्कि उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कराए? तो बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भोपाल आए एमपी के विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में। संसदीय आचरण के तारतम्य में पहले तो उन्होंने दिल्ली में संसद से निलंबित सांसदों के बारे में संकेत में टिप्पणी की कि यदि सदन में सदस्य मर्यादित रहे तो कोई स्पीकर नहीं चाहता कि सदस्यों का कुछ घंटे के लिए भी निलंबन हो। एमपी में ये नए विधायकों को हाउ टू बिहेव जैसा सिखाने के लिए आयोजन किया गया है। शायद यही वजह है कि जो सालों पहले सीख चुके हैं, मसलन कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह सरीके, बहुत से वरिष्ठ विधायक नहीं आए। बहरहाल सदन में विधायकों का आचरण कैसा हो, खासतौर पर सवाल पूछते वक्त, और सत्ता पक्ष सवालों के जवाब को लेकर कितना संजीदा है, ये भी बड़ा विषय। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रशिक्षण की अनिवार्यता और विधायकों के आवास संबंधी मसले को प्रमुखता से अपने भाषण में शामिल किया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने विपक्षी होने का लहजा झलकाया, खास तौर पर सत्ता पक्ष से आने वाले जवाब के विषय में। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो ई विधान प्रोजेक्ट हमारा मंजूर हो जाए। इसलिए विधायकों के लिए निवास का नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार अगर ले लेगी तो आने वाले कल में विधायकों को रहने की, निवास करने की, अपना काम काज करने की बहुत सुविधा मिल जाएगी। तो विकास के नाम पे पार्टी के झगड़े नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस गांव के विकास की बात होना चाहिए। विधानसभा का एक डर था कि प्रश्न आया कि जवाब अधिकारी की मजबूरी होती थी कि सही, और सरकार का भी था कि विधायकों के पक्ष में न्याय कराए। इन जनप्रतिनिधियों का विधायकों का साथ देना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष जी मेरी आपसे भावना है। जब बारी आई सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बोलने की, तो उन्होंने अपनी वैसी ही विद्वता का परिचय दिया जैसी अब तक उनके संयमित लहजे से झलक रही है। उन्होंने कहा कि विधायक अपने इलाके के लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में आता है। उन्हें सवाल पूछने के क्रम में ये याद रखना चाहिए कि उनके इलाके के लोगों को उनसे कितनी उम्मीदें हैं। सत्र में उठाए गए सुविधाओं संबंधी विषयों पर भी उन्होंने कहा कि वे ई विधानसभा करने और विधायकों के आवास वाले प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करवा देंगे। एक तो आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही,
उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की नई सदन से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें। जब इस सरकार का पहला सत्र हुआ था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सदन में बीते कुछ सालों के दौरान ये चलन शुरू हुआ है कि जवाब में लिख दिया जाता है कि जानकारी जुटाई जा रही है और फिर वो कभी नहीं जुट पाती। इस व्यवस्था को बदलना होगा, उनके बयान में दम है। मगर ये भी ध्यान रखना होगा कि विधायक अपने यहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी बुनियादी व्यवस्थाओं के सुधार के सवाल पूछें और सरकार उस पर फौरन एक्शन ले, तभी सदन की असली सार्थकता जनता की नजर में होगी। वरना ये कहने में गुरेज नहीं है कि बीते कुछ सालों से राज्यों के और देश का सदन सिर्फ हंगामे के लिए ही पहचाना जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत पंकज जी का। दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है सुरेश शर्मा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से। गवर्नमेंट उन्हीं की है। पंकज जी, आप गवर्नमेंट उन्हीं की है तो ये बात तो बहुत सेकेंडरी है इस आज की डिबेट को लेकर। MLA सबसे ज्यादा आपके हैं, तो ये उम्मीद की जाए कि पब्लिक से जुड़े हुए जितने भी मसले होंगे उनको बहुत अच्छे से सदन में लोग उठाएंगे। पिछली बार जो टॉप 5 MLA थे जिन्होंने पिछली विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे, उनमें 4 बीजेपी के थे। तो इस बार भी वैसी परफॉर्मेंस की हम लोग उम्मीद करें क्या? देखिए प्रवीण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और भारतीय जनता पार्टी का हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है और वो अपने प्राथमिक दायित्व यानी अपने क्षेत्र के छोटे बड़े विकास के विषयों को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर, जन स्वास्थ्य को लेकर, जन शिक्षा को लेकर, जन रोजगार को लेकर सब जगह सतर्क रहता है। इसीलिए 2003 से हम 23 में आ गए और 2028 तक यानी 25 साल तक लगातार यदि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने कृपा करी सेवा का अवसर देने की, तो उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जो प्रतिनिधि आया उसने अपने स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने की कोशिश करी, जो श्रेष्ठ था उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया और इसीलिए आपको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और प्रतिपक्ष की भूमिका है कि सबको बहुत स्पष्ट है। इस मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष का आदर है, हम हमेशा आदर करते हैं क्योंकि उनकी भूमिका। लेकिन प्रतिपक्ष का रोल सिर्फ आलोचना का है या सकारात्मक आलोचना का है? कोई रचनात्मक सुझाव, कोई आप पिछले 20 साल में देखें प्रवीण जी, अब तो 323 की बात करें, एक कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सकारात्मक सुझाव प्रतिपक्ष का हो मध्य प्रदेश में नहीं है, सिवाय आलोचना। मैं मानता हूं कि आज की राजनीति में आलोचनाएं आवश्यक है। ठीक है, हम आपके माध्यम से मीडिया में आएंगे कुछ तथ्य रखूंगा अगले सेगमेंट में, कुछ तथ्य रखूंगा। पंकज जी पर्याप्त वक्त दिया, एक बार स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, पिछली बार मतलब कमलनाथ सरीके सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, आपकी पार्टी के हैं भी, उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया। आप अपोजिशन में थे, एक भी प्रश्न नहीं पूछा। मतलब उनको अगर प्रश्न नहीं पूछने का को ध्वनित ये माना जाता है कि सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है तो फिर क्या पूछना। तो इस बार तो संख्या बल भी कम है आपका। इस बार अगर आप सड़क में वैसे ही एक्सपोज हो, मतलब एक्सपोज शब्द को अन्यथा मत लीजिएगा, सड़क में तो आप मुकाबले में नहीं हो, सदन में तो कम से कम ये रिफ्लेक्ट करा सकते हो ना आपके भाई आप विपक्ष में हो। और जैसे पंकज जी आरोप लगा रहे हैं कि सकारात्मक विपक्ष के रोल में दिखोगे क्या इस बार? देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छा विषय रखा आपने, इस पे वास्तव में गहन चर्चा होनी चाहिए और विद्वान लोगों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। हम राजनीतिक लोगों की अपेक्षा इसमें विद्वान पत्रकार होते, वो अपना मशवरा देते तो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ पाती कि आशय आपका क्या है। लेकिन समस्या आप लोगों की भी है भाई, अकाउंटेबिलिटी भी है और विश्वसनीयता भी है। जी बोलिए। देखिए बिल्कुल, देखिए क्या है, देखिए अब इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि जब जिसने आवाज़ उठाई है, जैसे जीतू पटवारी जी को ले लीजिए, आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पिछले उनके कार्यकाल में उन्होंने एक सवाल उठाया था 3100 रुपये गेहूं के मूल्य को निर्धारित किया जाए, उस पर उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था विधानसभा के पूरे सत्र के लिए। केंद्र सरकार में के विरुद्ध अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो 149 सांसदों को निलंबित कर दिया इस भाजपा की सरकार ने। अब वही ओम बिरला साहब
यहाँ आए वही सिखाने, वहाँ विधानसभा में कुछ बोल रहे होंगे और अकेले में कुछ और बता के गए होंगे कि जिस तरह से हमने किया है उसी पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है ताकि जनता की आवाज़ को कुचला जा सके, दबाया जा सके। जैसे कि आपने जिक्र किया, रामनिवास रावत जी ने कहा कोई भी सवाल करते हैं तो वो सवाल की जानकारी जुटाए जाने का बहाना हमेशा दिया जाता है और वो जानकारी कभी नहीं जुटाई जाती, और सत्र भी कभी अपनी निर्धारित समय तक कभी पूरा चल नहीं पाया, बीच में इन्होंने सत्र समाप्त किए। सड़क पर आवाज उठाओ तो ये दमनकारी नीतियों के तहत पिछले कार्यकाल में तकरीबन 7,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस रजिस्टर्ड हुए। आज की बात करें तो अगर आज हम उठाएंगे आवाजें तो आऊंगा सेकंड सेगमेंट में आपके पास भी आऊंगा, पंकज जी ने भी क्लेम किया था उनके पास भी जाऊंगा, आपके पास भी। हम तीसरे मेहमान को सदन का बताऊंगा कि क्या क्या पूछा, किन किन विषयों पर पूछा। मैंने ठीक ठाक होमवर्क करके ही बैठता हूं मैं। सुरेश शर्मा जी को इन करते। शर्मा साहब, ये कितना भी हंगामा करें, एक दूसरे पे कितना भी ब्लेम करें, चलिए स्वदेश जी बाहर है, इनकी पार्टी समझ लीजिए आप इसे, जो अंदर एमएलए हैं उनकी बात कर रहे हैं, और पंकज जी के जो अंदर एमएलए उनकी बात कर रहे हैं, कितने ये नूरा कुश्ती करते रहे। जैसे ही सवाल आता वेतन भत्ता, आम राय, आज भी आप देखिए साहब वो एमएलए रेस्ट हाउस व्यवस्थित करा दीजिए, स्पीकर साहब को बात किया कि वो बोले, उनने बोला सदन के तन का हाँ साहब हम करा रहे हैं। तो जैसे सुविधाओं को लेकर सजग हैं, क्या अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य को लेकर सजग हैं दोनों ही पार्टियों के एमएलए आपकी नजर में? मैं आपके प्रश्न से ही अपनी बात शुरू करता हूं, और वो ये है कि विधानसभा में आपसी संपर्क संबंध महत्वपूर्ण और इनके मिले जुले हैं, इसमें कहीं किसी को संशय नहीं है। लेकिन विधानसभा राजनीतिक मंच नहीं है, वो कानून बनाने का और जन समस्याओं को रखने का मंच है। हम लंबे समय से ये देख रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक मुद्दे उठा करके हंगामा करता है, कभी भी विधानसभा के मुद्दे उठा करके हंगामा नहीं करता। एक मेरा कहना यह है। दूसरा मेरा कहना यह है कि विधानसभा का सत्र अवधि निर्धारित होना चाहिए, जैसे लोकसभा राज्यसभा के लिए है। एक सीमा तय है, साल भर में कितने सत्र के दिन होंगे, वर्किंग डे होंगे, ये तय होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सरकार को घेरने का काम विपक्ष नहीं करता, सदन में सदैव प्रशासन को सतर्क करने का काम विपक्ष करता है, क्योंकि सरकार को सब गुड़ी गुड़ी दिखता है, विपक्ष को वो दिखता है जो कमियां हैं। इसलिए सदन में कमियां उठाई जाती हैं और प्रशासन जो है उसके अपने ऊपर आने वाले आक्षेप से जवाब देता है, तैयारियां करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोरोना काल के बाद से ही सही या आगे पीछे से सही, विधानसभा के सत्र अवधि कम होने से अधिकारी बेखौफ हो गए, उदंड हो गए। अनेकों अधिकारी ऐसे हैं जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। रामनिवास रावत जी का कहना जायज है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि विधानसभा राजनीतिक लाभ लेने का मंच नहीं होना चाहिए। दूसरा, अधिकारियों को बेनकाब करने के अधिकारों से विधायकों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी, विधानसभा की समयावधि को निश्चित करना चाहिए, चाहे सत्र में हंगामा हो या न हो, कुछ भी हो। तो हमें जो है, और अगली बात मैं केवल ये कह के इस चरण में अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि विधायकों को ये एहसास होना चाहिए कि उन्हें संसदीय व्यवस्था के लिए भेजा है, कानून बनाने के लिए भेजा है, व्यवस्थाओं को सुधार। आप ये देख लीजिए, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए कभी भी कानून बनाते समय, बजट पास करते समय विधायकों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, केवल शून्यकाल में, प्रश्नकाल में और हंगामा, लाभ हानि और हंगामा तक सीमित होते जा रहे हैं। हमने कहा भी कि हंगामे का पर्याय बनते जा रही है राज्यों की विधानसभा भी और कुछ हद तक संसद भी। एक बार पंकज जी को इन कर लेते। पंकज जी, इसके पहले चरण में आपने बहुत सारे दावे किए कि बहुत सब कुछ बहुत बेहतर है, इसलिए जनता चुनती। अब आप देखिए कि पिछली विधानसभा में कुछ मैं फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, एग्रीकल्चर पे बहुत कम सवाल आए, हेल्थ पे बहुत कम सवाल आए आपकी पार्टी की तरफ से भी, ऊर्जा इरिगेशन पर तो बहुत ही कम सवाल आए। तो ये बिल्कुल अमनो अमान इन सेक्टर में बहाल नहीं है भाई, ग्रामीण इलाकों में। मतलब नगरीय प्रशासन पे सबसे ज़्यादा सवाल, जो 2205 सवाल एडीआर की रिपोर्ट कहती है। नगरीय प्रशासन तो भारत गांव में बसता है, मध्य प्रदेश भी गांव में बसता है, तो फिर इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। अगर आपके एमएलए या विपक्ष के भी एमएलए, स्वदेश जी से ही पूछूंगा, तो मतलब इन मसलों में बिल्कुल बेहतरीन है एमपी में हालात। देखिए प्रवीण जी, दो पक्ष है इस लोकतंत्र के, एक तो सत्ता पक्ष और दूसरा प्रतिपक्ष। और सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों का प्रयास होता है कि वहां, जैसा सुरेश जी ने कहा कि विधानसभा राजनीतिक लाभ लेने का नहीं, राजनीति से लाभ देने का मंच है जनता जनार्दन को। और उसीलिए विधायक को विधानसभा में विशेष अधिकार है, और उसकी शक्तियां तो बहुत सी चीजें, तो विधायक विधानसभा की शक्ति को, स्पीकर के पावर को न्यायालय भी चैलेंज नहीं करता।
और जो विधानसभा परिसर में प्रवीण जी जो भी डिस्कशन है, मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 की पहली विधानसभा से लेकर आज तक हर चीज मिनिटेड रिकॉर्डेड है। आपको सब कुछ रिकॉर्ड मिलेगा, किस विधायक ने क्या कहा। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ प्रवीण जी है, जिसे सूर्य जी ने इशारा किया कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, हंगामा, इनमें रुचि है और संयोग से इन्हीं को समाज में स्थान मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से और भिन्न भिन्न सूचना तंत्र से स्थान इनको मिल रहा है। बजट की डिबेट जो नहीं, तो इतनी डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर आइडेंटिटी है आप लोगों की, तो जो ये ठीक है, ये वाला तो संसदीय फोरम था जहां पे आज जुटे थे। जब आपके पार्टी के फोरम में आते हो तब उनसे कहिए ना कि भाई उन मसलों पर बात करिए अपने इलाकों के, जिनके जो आपके संकल्प वचन पत्र जो भी आपका मैनिफेस्टो का नाम है उसमें कमिट किया, उसके तो सवाल उठाइए सदन के अंदर। ये ज्ञान आप लोग भी तो दे सकते हैं। प्रवीण जी, हर बार प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सत्र निर्वाचित का प्रशिक्षण सुनिश्चित तो है। ये तो विधानसभा का था, भाजपा दल के स्तर पर अभी सारे विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने प्रशिक्षण दिया नियमित अंतराल पर, कभी विधि विशेषज्ञ से, कभी संविधान विशेषज्ञ से, ताकि विधायकों को पता चले कि उनकी मूल भूमिका क्या है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, हंगामा है, हथियार है वो विधायकों का। ठीक है, तो स्वदेश जी गेन करते हैं। स्वदेश जी, जो आपने क्लेम किया था उसको और डिकोड कर देता हूं भाई। आप लोगों की तो जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर, पिछली सरकार में भी आप विपक्ष में थे, हेल्थ पे बात करें, स्कूलों पे बात करें, कई सारी तस्वीरें आती हैं बच्चे बाढ़ के वक्त ट्यूब में या फिर तैरते हुए से बहुत जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते हैं। इन मसलों पर पूछे गए सवाल, जैसे मैंने कहा एडीआर की रिपोर्ट कहती पिछली विधानसभा में कम थे, बजाय बाकी आप करप्शन पे बात कर लेते हो मंत्री को घेरने के लिए या एमएलए को घेरने के लिए, लेकिन बुनियादी मुद्दे क्यों स्लिप हो रहे हैं आप लोगों सदन के अंदर? देखिए प्रवीण जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने जो देखा और सुना, समझा और पढ़ा है, मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए कानून या नियम बनाए जाने का क्या अगर कोई संस्थान है तो वो है विधानसभा। और विधानसभा में विधायक को पूरे प्रदेश में की जनता पर जो लागू होने वाले नियम कानून हैं, जो योजनाएँ हैं, उन पर सवाल पूछने का अधिकार है। भाजपा उनको केंद्रित करना चाहती है कि आप विधानसभा से हट के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपने खुद भी देखा होगा, पिछले पूरे 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, निर्धारित तिथि तक कभी भी विपक्ष अगर मांग करता है तो सत्ता पक्ष ने कभी भी सत्र को पूरी अवधि तक चलने नहीं दिया और पहले ही उसको खत्म कर दिया अनिश्चित काल के लिए। जब इस तरह की स्थितियां हमेशा बनती रही, हर सत्र में बनती रही, तो सवाल आ कहां से पाएंगे? और सवाल उसमें राइटिंग में रहते हैं, पर सत्र नहीं चलेगा तो सवाल हो नहीं पाएंगे तो जवाब आएगा नहीं। एडीआई की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि सत्र कभी भी पूरी समय सीमा तक नहीं चल पाया। ये भारतीय जनता पार्टी जब से ताकत के रूप में मध्य प्रदेश सहित देश में आई है तो इसने जनता की आवाज को कुचला है, संवैधानिक अधिकारों को कुचला है, उनका हनन किया है, लोकतंत्र की हत्याएं की हैं। कुल मिलाकर के आज अगर देखा जाए, सुरेश जी ने जैसा कहा कि अगर राजनीति में सबको अधिकार है और जनता को फायदा पहुंचाने के जो सवाल है, उन सवाल के लिए एक निश्चित अवधि तय कर दी जाए, उतने समय तक तो सत्र चलना ही चाहिए। सुरेश जी करता हूं, ये सवाल में लेके जाना भी चाह रहा था उनके पास। सुरेश जी कर लेते हैं। ठीक है सुरेश जी, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं और मैं भी बहुत लंबे साल से देख रहा हूं कि एक वक्त था जब चिट्ठी पहुंचती थी मान लीजिए जिले में या तहसील में कहीं भी, तो नोटिंग लिख जाती थी उसके ऊपर विधानसभा तत्काल, मतलब हड़कंप समझ जाता था कि विधानसभा में पूछा गया है, बिल्कुल तत्काल देना है। अब ये अधिकारी का, जैसे आपने पहले सवाल में भी जिक्र किया था कि अब अधिकारी बड़े कैजुअल हो गए, क्या ठीक है आ गई जानकारी जुटाई जा रही है, लिख के वापस भेज देते हैं और फिर कोई परवाह ही नहीं करता, ना इधर के ना उधर के। सत्र अवधि कम होने के कारण ये सारी समस्या हो रही है कि अधिकारी को ये मालूम है कि जब तक वो प्रश्न का उत्तर देगा जो समय सीमा तय की गई है तब तक सत्र स्थगित हो जाएगा। पर प्रवीण जी, मैं 2-3 गंभीर बातों की तरफ और ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि आज आपका सब्जेक्ट बहुत गंभीरता लिए हुए है। सबसे पहले तो एक शब्द राजनीति में या विधानसभा में आता है, फ्लोर मैनेजमेंट। तो ये फ्लोर मैनेजमेंट का अभिप्राय ये होता था कि विपक्ष यदि हमला करता है
या सदन की व्यवस्थाओं को कमजोर देख करके ताकतवर बनकर सरकार गिराने जैसी स्थिति में आता है, उस समय फ्लोर मैनेजमेंट की बात होती थी। आज का फ्लोर मैनेजमेंट ये हो गया कि आप तो प्रश्न लगाइए मत, क्योंकि आप तो सत्ता पक्ष के हैं, आप तो हमसे सीधे जवाब ले लीजिए। और यदि विपक्ष का कोई सवाल आता है तो आप उस पर हंगामा करिए, उनको दबाइए, ताकि उसको फ्लोर मैनेजमेंट की परिभाषा दे दी गई। एक तो ये बड़ी समस्या हो गई। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे याद नहीं है लंबे समय से कि 139 पर कभी मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा हुआ करती थी। विक्रम वर्मा जी के बाद किसी भी नेता प्रतिपक्ष के समय से 139 की चर्चा नहीं मांगी गई। किसानों की समस्या, जनता की समस्या, इस पर 139 में चर्चा होती है, उसको चर्चा का जो है कभी हुआ नहीं। तीसरी, मुझे याद है अच्छे से, आपको भी अच्छे से याद होगी कि स्थगन प्रस्ताव में किसका पहले नाम आए, इसके लिए विधायक जो है वो सुबह सूर्य उगने से पहले सत्र के गेट पे खड़ा हो जाता था, विधानसभा के गेट पे खड़ा हो जाता था, ताकि हमारा प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हो। मुझे लंबे समय से याद नहीं है कि कोई काम रोको प्रस्ताव आया होगा, कोई स्थगन आया होगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के कम से कम 14वीं, 15वीं और 16वीं चल रही है। इसमें मुझे 3-4 विधानसभाओं का याद नहीं है कि किसी ने अशासकीय संकल्प रखा हो। तो जब हम अपने दायित्वों के प्रति विमुक्त हो गए हैं, उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं और केवल हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष करे या विपक्ष करे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आज बहुत एकेडमिक चर्चा कर रहा हूं। ये विषय एकेडमिक हमने रखा, जानबूझ के आरोप प्रत्यारोप जैसा नहीं, विषय गंभीर है, पब्लिक से जुड़ा हुआ। इसलिए जब तक आप व्यवहारिक रूप से विधायक नहीं बनेंगे, तब तक आप सदन की व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। बहुत मार्के का शब्द आपने कहा, व्यवहारिक रूप से विधायक। जी, एक बार पंकज जी को इनका लेते हैं। पंकज जी, जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट के मायने ही बदल दिए आप लोगों ने, कि फ्लोर मैनेजमेंट कहां यूज होता था, अब कहां यूज कर रहे हो आपके। अव्वल तो वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी उस तरह से, माने विपक्ष भी उस तरह से एड्रेस नहीं करता। अगर एक आध कोई विषय उठा लेता है जिसमें आपको लगता है मुश्किल हो जाएगी, तो फ्लोर मैनेजमेंट कर लेते हो आप लोग। देखिए प्रवीण जी, मैं सूरज जी भाई साहब जितना ज्ञाता तो, पर जो मुझे अल्प ज्ञान है कि विधानसभा में प्रतिदिन कार्य मंत्रणा होती है, और कार्य मंत्रणा समिति उस दिन भर की जो व्यवस्था है विधानसभा की, जिसको बिजनेस कहते हैं या क्या बात है, वो तय करती है। और कार्य मंत्रणा में सत्ता पक्ष होता है, उसमें प्रतिपक्ष के वरिष्ठ लोग होते हैं। विधानसभा एक लोक लेखा समिति होती है और सामान्य तौर पर उसका प्रमुख प्रतिपक्ष का व्यक्ति होता है। मुझे याद है कि लंबे समय से कभी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी, कभी रावत जी जो भी विधायक है, उसके प्रमुख रहे। ये दोनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लोक लेखा समिति बहुत सारे, मतलब उसकी इतनी पावर है, सुरेश जी और बेहतर जानते हैं, उसको सहमत हूं मेरी बात से। पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो लगभग अध्यक्ष के बराबर समानांतर शक्तियां उनके पास है, या कार्य मंत्रणा। तो इनमें जो तय किया उस पर क्या किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से हर स्तर पर, मैं विषय वक्ता के रूप में जितने निर्वाचित पार्षद पंचायत के लोग वहां जाता हूँ पार्टी की तरफ से, विधायक उसमें तो नहीं गया, वहां मुझे भेजते हैं। तो हम यानी भाजपा संगठन तो हर स्तर पर एक जल्दी से एक रिमार्क आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो बात रामनिवास रावत जी ने पहले आपके राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में बोलते हुए कहा, और ये बड़ा मार्के की बात है, अब इस बार से जानकारी जुटाई जा रही टाइप के टालू जवाब नहीं आएंगे, ये सुनिश्चित तो कर दीजिए। देखिए प्रवीण जी, ये एक दो विषय हो सकते हैं, व्यापक रूप से ऐसा नहीं है कि हर विषय की जानकारी जुड़े, सब में नहीं होता। एक तो कोई विषय हो सकता है और उसके वाजिब उचित कारण होते हैं, और जो स्वदेश जी को उसको उचित जवाब देते हैं। ठीक है, स्वदेश जी को इनकर लेते हैं। स्वदेश जी, संख्या बल में कम हो आप लोग, लेकिन कम से कम सदन में इस तरह के मसले तो हो जाए। छोटे गांव का व्यक्ति इस बात से ही खुश और ये इत्मीनान मन में पाल लेता है कि विधानसभा में हमारे गांव का मसला उठा है, मतलब ये सड़क बन जाएगी, ये पुल बन जाएगा, या फिर ये अस्पताल में ये सुविधाएं आ जाएंगी। ये तो सुनिश्चित करा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल सही है। दो चीज़ें तो हमने बिल्कुल देखी हैं, जैसी आपने पहले कहा कि विधानसभा तत्काल वाली जो पत्र आता था ना, उस समय हमने वो माहौल देखा, छात्र जीवन में थे, देखा, अरे साहब घबरा जाता था पूरा प्रशासन। लेकिन आज ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। रहा सवाल सवालों का, तो सवाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण कब होता है, क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आप सरकार ने जो घोषणा पत्र दे करके सरकार चुनी है,
सरकार बनी है, सरकार का गठन हुआ है, उन वचनों पर, उन घोषणाओं पर चर्चा, उन योजनाओं पर चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय करते हैं। लेकिन इनकी सर्वश्रेष्ठ योजना थी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का नाम अभिभाषण में ना होना, ये बात दर्शाता है कि आप अपने किए गए वादों से आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो आपसे कोई भी सवाल किया जाए, मैं समझता हूं एक बार सुरेश शर्मा जी को फिसल गया वक्त हाथ से, सुरेश जी फिसल गया वक्त हाथ से, एक बार सुरेश शर्मा जी को इन करना पड़ेगा। सुरेश जी, ये जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या वो धमक जो कभी किसी दौर में विधानसभा की होती थी, जैसे मैंने दोनों अपने पॉलिटिकल गेस्ट से भी पूछा कि चिट्ठी जाती थी और दहशत फैल जाती थी, वो दौर आपको लगता है लौटेगा या यही कैजुअल अप्रोच रहेगी कि ठीक है पूछ लिया दे देंगे जवाब? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले 3 बातें अपनी तरफ से कहूंगा जी जल्दी। पहला मैंने अटल जी, चंद्रशेखर जी और नरसिम्हा राव जी की डिबेट देखी है। वो इतनी बौद्धिक डिबेट होती थी कि उसके अंदर किसी को तू भी नहीं बोला जाता था और एक दूसरे की नजरें झुकती थी। वो मैंने डिबेट देखी है। मैंने अर्जुन सिंह जी और सुंदरलाल पटवा जी जब आमने सामने बैठ करके होता था और दयाल सिंह तोमराची को कहां लात मारना है, ये शब्द इस्तेमाल करके जब पटवा जी बोलते थे तो वो गरिमा भी मैंने देखी है। दिग्विजय सिंह और विक्रम वर्मा के बीच के संवादों का भी मुझे याद है। मैं जब रामनिवास रावत की बात सुनता हूं तो मुझे अचरज इस बात को लेकर के होता है कि जो प्रश्नोत्तरी आती है उस पे लिखा होता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है, क्योंकि जिस दिन आपको जवाब देना था उस दिन नहीं, लेकिन उसके तत्काल बाद उसी दिन भी या अगले दिन भी विधायक के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसके यहाँ भेजा जाता है सवाल का जवाब, और उसके बाद जो है होता है। दूसरी बात में सर बहुत जल्दी, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से जी, जल्दी बिल्कुल क्लोजिंग। मैं अब केवल ये कहना चाहता हूं कि जो कमेटियां हैं उन कमेटियों का सदन की शिकायत के बाद अधिकार प्रारंभ होता है। सदन में बात उठने वाले मामले यदि कोई विधायक शिकायत माफ कीजिए सर, रोकूंगा आपको, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन हम अपने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम विधायकों से अपील करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कि जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाई आप कम से कम जब सदन के अंदर रहें तो कुछ खास मसलों पर, उन खास मसलों पर जो आपके इलाके से वाबस्ता हैं, तब भूल जाइए कि आप किस पार्टी के हैं, तब आप केवल ये याद रखिए कि मेरे इलाके में ये सुविधा है या नहीं है और इसको लेकर सवाल किए जाने चाहिए, तभी असल मायने में आप अपने इलाके का रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।